ओके, सो आज हम देखेंगे समरी लेक्चर है आज हमारा क्लास 7 का और चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर को आज हम एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट करेंगे। आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, बट और भी टाइम लग सकता है। पर हाँ, आज हम इस चैप्टर को पूरा निपटाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एंड माय हैंड रिटन नोट्स। तो अभी चलते हैं हम एनसीईआरटी की तरफ, जो कि ये मैंने खोल के रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। एवर इवॉल्विंग का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे कि एवर इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है। एवर इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट चेंज आ रहा है। जब मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था उस समय में मैंने बताया था किसी चीज़ में अगर कांस्टेंट चेंज आ रहा है इसका मतलब है कि वो चीज़ एवर इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किस चीज़ में चेंज आ रहा है, तो वर्ल्ड ऑफ साइंस में चेंज आ रहा है। ठीक है, साइंस की दुनिया में चेंज आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग पे। हाँ, तो कोई भी आपसे पूछे ना कि एवर इवॉल्विंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में कांस्टेंट चेंज आता है। कांस्टेंट चेंज आना, किसी भी चीज़ में कंटिन्यूस चेंज या कांस्टेंट चेंज। अब कांस्टेंट का मतलब जो चीज़ रुकता नहीं है कभी, कंटिन्यूस का मतलब जो चीज़ कभी रुकता नहीं है, और चेंज मतलब बदलाव आ रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते रीड करना। वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचर विथ क्यूरियोसिटी इन क्लास 6 ग्रेड। अभी हमने पिछले ही समरी लेक्चर, अगर किसी 7th वाले बच्चे ने देखा होगा तो उसमें हमने अभी कवर किया था द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और पूरी बुक आप पढ़ के आए हो क्लास 6 की क्यूरियोसिटी बुक। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। ये मैंने आपको मेरे लेक्चर में भी बताया है कि क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। और एक बंदा जिसको हम क्यूरियस बोल रहे हैं ना, उसको कब हम लोग क्यूरियस बोलते हैं, सॉरी, उसको हम लोग क्यूरियस हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासु बोलेंगे, जिज्ञासु। ठीक है, तो जो क्यूरियोसिटी रखता है उसको जिज्ञासा बोलते हैं, जो क्यूरियस रहता है उसको जिज्ञासु। हम क्या बोलने लगे? हाँ, क्यूरियोसिटी को हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं, और जो बंदा क्यूरियस है उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो क्लास 6 में हमने पढ़ा कि अगर हमें साइंस की दुनिया में एक्सपेरिमेंट करना है, हमें कोई नई चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें साइंस की दुनिया में बेसिकली घुसना है, तो हमें सबसे पहला चीज़ जो हमारे अंदर चाहिए वो है ये टर्म जिज्ञासा, विच इज़ क्यूरियोसिटी इन इंग्लिश। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू द न्यू जर्नी इनटू दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, this again is not just a textbook with facts, it is an invitation to the question and to perform experiment। मतलब कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक या बुक नहीं है, एक किताब नहीं है। यह सिर्फ एक किताब मतलब बुक नहीं है। ये क्या है? तुम्हारे लिए इनविटेशन, मतलब न्योता को और क्या बोल सकते हैं? इनवाइट है। किस चीज़ के लिए इनविटेशन है? किस चीज़ के लिए न्योता है? क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। कलर चेंज करते दिख नहीं रहा है ठीक से, आई थिंक ब्लैक से दिखेगा। ब्लैक से दिख रहा है। तो ये एक क्वेश्चन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है? हाँ सॉरी, ये एक इनविटेशन है। तो किस चीज़ का इनविटेशन है? क्वेश्चनिंग का इनविटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट,
और क्या चीज़ के लिए बुलावा है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया, पर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी भी साइंटिफिक मेथड को परफॉर्म करना। अब अगर आप क्लास 6 में अपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन करना, फिर उसके बारे में रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, उस चीज़ को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। और साइंटिफिक मेथड को जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। एंड जो इसे परफॉर्म करता है उसको साइंटिस्ट बोल देते हैं। एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन, मतलब इतना जो सुंदर दुनिया जिसमें हम रहते हैं ना, इसको हम लोग एक्सप्लोर करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस। द वर्ल्ड ऑफ साइंस The world of science covers everything, small and large, near and far। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ाया था कि साइंस एक छोटी चीज़ से लेकर के एक बड़ी चीज़ को भी कवर करती है, और एक पास की चीज़, ये लड़की के पास ये है तो इसको भी कवर करिए, और लड़की से दूर है इतना ये रॉकेट, तो ये उसको भी कवर करती है। तो साइंस नियर की चीज़ों को भी कवर करती है एंड साइंस फार की चीज़ों को भी कवर करती है। फार मतलब क्या होता है? दूर, कोई चीज़ दूर है, और नियर मतलब कोई चीज़ पास है, ठीक है। नेक्स्ट, we may be looking at the tiny cells We may be looking at the tiny cell inside a leaf or the movement of the sun and the star। मतलब कि सोचो कि इतने टाइनी टाइनी सेल्स होते हैं। एक लीफ बनाती हूँ मैं, 1 मिनट। ये हाँ, जगह तो यहाँ है नहीं, यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। ये एक लीफ है, सपोज, बहुत ही घटिया लीफ है, बट लीफ है। इसमें जो टाइनी टाइनी, ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना, ये टाइनी टाइनी इसमें सेल्स है जिससे बन के ये लीफ बना है। तो हम इन टाइनी सेल्स को देख रहे हैं, उससे लेकर के एक बड़ा सोलर सिस्टम, सन को देख रहे हैं। तो सब कुछ, ये इतनी छोटी चीज़ से लेकर के ये इतनी बड़ी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? साइंस के अंदर इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? हाँ, एंड ऑल्सो स्टार्स भी बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू अ टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ, ठीक है। और हम सन, स्टार से भी बड़ी चीज़ को पढ़ते हैं, विच इज़ स्पेस, या गैलेक्सी, या फिर यूनिवर्स ही पूरा। हम लोग पूरे एक यूनिवर्स में रहते हैं ना, ठीक है। Next, we may be testing out the material around us at home or discussing how water flows underground। और हम लोग कभी कभी घर पे बैठ के ही कुछ मटेरियल्स टेस्ट आउट करते हैं कि ये किस चीज़ से बना है, ये किस चीज़ से बना है, ठीक है। या फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो वाटर है वो अंडरग्राउंड में कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब कैसे बह रहा है, ठीक है। तो एज यू गो, as you go through the chapter in this book, you will start new adventures that challenge your thinking and expand your knowledge and helps you become an explorer मतलब जो एक्सप्लोर करे चीज़ों को। एक्सप्लोर मतलब किन्हीं भी चीज़ों को, बेसिकली एक्सप्लोर करना मतलब घूमना, घूम घूम कर चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, ऑब्जर्व करना, ठीक है। एंड मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज बाय योरसेल्फ, और हो सकता है आप छोटी मोटी चीज़ें डिस्कवर करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और क्या बोला है कि हाँ, और ये जो छोटे छोटे एडवेंचर का मतलब कुछ
खतरा मोल लेना, कुछ रिस्क लेना, कुछ रिस्की काम करना, और वो चैलेंज करेगा आपकी थिंकिंग को और एक्सपैंड करेगा आपकी नॉलेज को, मतलब कि आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, और आपकी थिंकिंग को एक चैलेंज देगा। एक चैलेंज मतलब क्या होता है, एक चैलेंज बेसिकली आपको एक, क्या बोल सकते हैं यार, चैलेंज का हिंदी भूल गई मैं, बट हाँ एक तरह से आपको पुश करेगा। चैलेंज मतलब पुश करेगा, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। चैलेंज का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में भी। हाँ, तो वो आपको चुनौती देगा। चुनौती होता है चैलेंज का मतलब, ठीक है। चुनौती देगा आपको। इट विल चैलेंज योर थिंकिंग, ठीक है। आपकी सोच को चुनौती देगा, आपकी सोच आपको सोचने पे बेसिकली मजबूर कर देगा, ठीक है, और आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। हाँ देखो, Before we dive into the exciting journey, take a moment to observe something special about your book. Look at the page number, they follow the playful flight of butterfly and the soaring of paper plane. थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो हमारा पेज नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ पे बोल रहा है, ये जो इसमें क्या है, बटरफ्लाई है, पेपर प्लेन्स है। देखो बटरफ्लाई है, पेपर प्लेन्स है, तो इन सबको क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व करने, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं। फ्लाइट मतलब उड़ना। क्या, पेपर प्लेन भी तो उड़ रहा है, बटरफ्लाई भी तो उड़ रहे हैं, तो ये फ्लाइट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये फ्लाइट कर रहे हैं मतलब उड़ रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ बटरफ्लाई फ्रीली फ्लटर्स फ्लटर्स मतलब जो उसका ये बटरफ्लाई का ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, पंख, जो चिड़िया का पंख होता है, बट बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, हाँ विंग्स होते हैं, तो वो फ्लटर करता है। फ्लटर मतलब उसको फड़फड़ाना, ऐसे ऊपर नीचे करना, उसको बोलते हैं फ्लटर करना। तो वो फ्लटर करता है फ्रीली, एंड द पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे, मतलब कि ये लोग जिज्ञासु हैं उड़ने के लिए, फ्लाइट करने के लिए, ठीक है। तो जब जिज्ञासा इनके मन में आता है, तब ये बिना किसी मुश्किल के उड़ पाते हैं, ऐसा बुक बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन कैन इंस्पायर रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस ऑफ flight, from early inventors studying bird wings to modern engineer designing experiments। मतलब कि एक छोटा, क्या बोल रहा है कि एक बर्ड विंग को स्टडी करने से लेकर के एक मॉडर्न इंजीनियर एयरक्राफ्ट बनाना, मतलब कि एक बर्ड का विंग को ऑब्जर्व करके एक एरोप्लेन, बहुत ही गंदा है ड्राइंग आई नो, बट हाँ, बट एक एरोप्लेन बनाना, ये किस चीज़ का पार्ट है, मॉडर्न इंजीनियर डिज़ाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ को ऑब्जर्व करके कुछ इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बना देना, it can all happen in the world of science। So the dream of flying, क्या लिखा हुआ है, the dream of flying starting with simple observation and experiment। So as you turn the page, let me imagination take flight and explore new ideas and discover। और हम आगे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर भी करेंगे, ठीक है। सो वही सब दिया हुआ है यहाँ पे।
और ये सब स्टार्ट कब होता है? विथ सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, और उन पे शायद छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, 15 मिनट लग गया। ओके, कितना पेज है इन टोटल? यहाँ तो दिखाता है ना। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आओ। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊँगी और वहाँ पे स्टार भी मार्क करवाती जाऊँगी। तो मेक श्योर जो मैं अपनी बुक में यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपना NCERT का बुक खोल के उसमें भी साथ साथ जो जिस भी वर्ड का भी मैं मीनिंग बता रही हूँ वो लिखते जाओ साथ साथ, या फिर आप कोई कॉपी में भी लिख सकते हो। अभी तक नोट्स का ज़रूरत पड़ा नहीं है, NCERT से ही हमारा काम चल जाएगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। देखो क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इजंट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट। अरे यार, न्यू फैक्ट, फैक्ट मतलब यहाँ लिखो बुक में, फैक्ट का मतलब होता है सच, जो सच है। फैक्ट्स का मतलब सच होता है। ठीक है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब या एक्सप्लोर करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ नए सच को एक्सप्लोर करें और डिफरेंट थिंग्स नेचर में ऑब्जर्व करें। साइंस एज वी सेड इज अ प्रोसेस, जैसे हमने सिंक्स में बोला था, इज अ वे ऑफ थिंकिंग, मतलब ये एक सोचने का तरीका है दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, आस्क क्वेश्चन इज इन एज एंड इज ओपन टू अननोन। ये डेफिनेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इस चैप्टर से अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो यही है। स्टार मार्क कर लो ये अंडरलाइन करके, जैसे मैंने किया है। ओके, आई डोंट नो कब से ये स्टॉप हो गया था, तो मैं बोल रही थी तो मैं साइंस का डेफिनेशन पढ़ा रही थी, उसके बाद ये वीडियो स्टॉप हो गया था, तो अभी कंटिन्यू करते हैं साइंस के डेफिनेशन में। तो यहाँ पे बोल रहा है साइंस एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है कोई एक डूइंग बोल सकते हैं हम, किसी भी चीज़ को एक प्रोसेस से करते हैं। अगर हम अगर हम कुक कर रहे हैं तो हम एक प्रोसेस से करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू पहले हम सब्जी काटेंगे। अगर हमें कुछ भी करना है, हमें तो सब्जी काटेंगे, तब कढ़ाई में डालेंगे, तब भूंजेंगे, तब जाके सब्जी को परोसेंगे। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है। वैसे ही साइंस एक प्रोसेस है वे ऑफ थिंकिंग के बारे में, मतलब कि ये एक हमें एक रास्ता देता है। वे मतलब रास्ता देता है सोचने का और क्यूरियस बनने का और क्वेश्चंस पूछने का। और ये क्या है, ओपन टू अननोन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अलग से स्टार मार्क करो। तो ओपन टू अननोन मतलब कि न्यू डिस्कवरीज अभी जो होंगी, ऐसा नहीं कि साइंस उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, साइंस उसके लिए भी ओपन है, उनको भी एक्सेप्ट करता है साइंस। ठीक है, तो यही होता है। साइंस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया था ये और स्टार मार्क किया था, उसको स्टार मार्क कर लेना। यहाँ दो स्टार मार्क होने चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। ये डेफिनेशन बहुत अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, हाँ ये भी मैंने बता दिया था, बट हाँ ये बहुत अच्छे से मैंने बताया था पर मैं भूल गई। हाँ, जैसे कि हम डीपर क्वेश्चन पूछेंगे, गहराई का क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं पूछेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर में नहीं, हमें गहराई में इन डेप्थ जाना पड़ेगा और डेप्थ का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अगर हमें साइंस की दुनिया में जाना है तो। और हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें काम करती हैं और इसी तरीके से क्यों काम करते को, वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, मतलब कि जो चीज़ें हो रही है वो इसी तरीके से क्यों हो रही है, हमें वो भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वॉट वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और जो हम नेचर में पैटर्न्स देख रहे हैं हम
की मदद से क्या सीख रहे हैं वो भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न्स मतलब समझ तो एक चीज़ है जब रिपीट होने लगती है एक ही चीज़ में, जैसे कि कोई बच्चा है वो कॉन्स्टेंटली अपने नंबर 10 लाया, फिर अगले एग्ज़ाम में भी 10 ही लाया, फिर 10 लाया, तो ये एक पैटर्न बन जाता है उसका कि हर हर एग्ज़ाम में वो सेम ही नंबर ला रहा है। तो जब सेम चीज़ें रिपीट होने लगती है ना बार बार, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। हाँ, तो पैटर्न ऐसे होता है। नेचर का पैटर्न कैसे समझ सकते हैं हम लोग? मान लो बारिश, रेनी सीजन में ही क्यों बारिश हो रहा है, क्यों गर्मी में बारिश नहीं हो रहा है? तो ये एक पैटर्न है नेचर का। ठीक है, तो वो ऐसा पैटर्न क्यों होता है तो वो हमें समझना होगा। आई होप ये एग्जाम्पल से समझ आया होगा, ये अच्छा एग्जाम्पल था। To do this we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps, मतलब कि हम लोगों को ये सब करने के लिए इस बुक से, इस क्लासरूम से, जहाँ जिस रूम में आप बैठे हुए हो वहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे ही सारा कुछ हो जाएगा। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला कि छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बट ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन मतलब कि आगे बढ़ने का उपाय। जैसे स्टेपिंग स्टोन मतलब एक स्टोन से दूसरे स्टोन में जाने से आप आगे बढ़ते हो ना, मतलब ये ज़िंदगी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेपिंग स्टोन होगा किस चीज़ के लिए? होगा डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। किस चीज़ के लिए स्टेपिंग स्टोन होगा? डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, गहराई में सोचने के लिए, ऑफ द इन्वायरमेंट वी लिव इन एंड अबाउट द प्लैनेट। तो किस चीज़ के बारे में? हमारे आसपास के इन्वायरमेंट जहाँ हम रहते हैं और हम जिस प्लेस पे रहते हैं या जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, now we believe that this will also help you to see science as ongoing process or discovery। अच्छा, साइंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। गलत हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। we believe that this will also help you to see science as ongoing process of discovery। ongoing process of discovery मतलब कि सारा कुछ डिस्कवर नहीं हो गया है, हमें अभी बहुत सारी डिस्कवरी करना बचा हुआ है, तो इसीलिए इसको ऑन गोइंग बोला है। मतलब ये प्रोसेस अभी चल रहा है, कंटिन्यू है अभी। ऐसा नहीं कि साइंस में हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है। साइंस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब कि अभी इसमें बहुत कुछ डिस्कवरीज बाकी हैं और ये चल रहा है। ऑन गोइंग मतलब चल रहा है। नेक्स्ट, एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है कि कुछ भी डिस्कवर कर रहे हैं हम तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल डिस्कवरी हमारी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करके डिस्कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, या ऐसा कुछ नहीं डिस्कवर कर देना है जो हमारे लिए विनाश ले आए। ठीक है, तो इसीलिए दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें डिस्कवर करना है। सिर्फ डिस्कवरी ही नहीं करनी होती, रिस्पॉन्सिबल होकर डिस्कवर करना होता है। एज यंग लिंक टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। मतलब कि जो चीज़ें नेचर में होती है, अगर बाढ़ आता है, अगर बाढ़ आ रहा है, फ्लड आ रहा है, या बिजली कड़क रही है, या किसी जगह पे सूखा पड़ गया, तो वो हमारी सोशल लाइफ, हमारी सोसाइटी को भी अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? अरे यार, अगर बाढ़ आ जाएगा तुम्हारे घर में तो तुम रहोगे कहाँ? अगर भूकंप आ जाएगा तो तुम्हारा घर गिर सकता है। सूखा पड़ गया तो तुम पानी कहाँ से लाओगे अपने डेली यूज़ के लिए? तो इसीलिए जो भी चीज़ें नेचुरल वर्ल्ड में होती है वो डायरेक्टली हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। अफेक्ट मतलब असर डालती है उस पर। ठीक है, you will we hope also see the role that science can play in addressing the environmental challenges and help in creating a more sustainable world। और आजकल हमें सस्टेनेबल वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा वर्ल्ड जो कि सस्टेन मतलब जो कि आगे के लिए रिसोर्सेज बचा रहे। रिसोर्सेज का मतलब आई होप आपको पता होगा। अभी तक
रिसोर्सेज जैसे कि कोल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें आगे की जनरेशन के लिए भी हमें सस्टेन करके मतलब बचा करके रखना है और इस वर्ल्ड को इन्वायरमेंट चैलेंजेस से थोड़ा बचाना है. Now let's go back into this book for now. अब हमें इस बुक में वापस से जाना होगा. You will read about the topics in different fields of science from physics, chemistry to biology and earth sciences. मतलब साइंस के अलग अलग पार्ट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अर्थ साइंस है. ठीक है, तो अलग अलग पार्ट है. While they might appear as different chapters, just as we said in grade 6, they are all interconnected. और हाँ, सब कुछ interconnected है. बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी है तो वो फिजिक्स से इंटरकनेक्टेड है, केमिस्ट्री फिजिक्स से इंटरकनेक्टेड है और केमिस्ट्री बायोलॉजी से कनेक्टेड है, और वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री से. ठीक है, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. Science ideas in one area often inspire discoveries in another and at least allow us to ask question in another area. मतलब कि एक एरिया से हमें अगर कुछ पता चला तो हम दूसरे एरिया पे उस चीज़ को लेकर के क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट, so let's take a quick journey through the book this year and we will start looking at the properties of material around us. Property of material समझते हो? मटेरियल के गुण, जो हमारे आसपास मटेरियल है, आयरन, स्टील है, कोबाल्ट है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो इन सब का गुण क्या है? इन सब प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, इन सब का गुण क्या है तो वो हम देखेंगे. What happens when we wash a haldi stain on our school uniform, या why are some fruits sour. ये सारे क्वेश्चन थे जो हमारे दिमाग में आते हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 1 2 3 4 पेज बचा हुआ है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, अभी तो 10 ही मिनट हुआ है. देखो यहाँ पहला पैराग्राफ पे फोकस करते हैं. यहाँ एक एक्टिविटी करने वाले हम छोटी सी. वी विल देन मूव ऑन टू प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प एंड वायर. तो आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक बैटरीज चाहिए, ये कुछ लैम्प चाहिए और कुछ वायर्स चाहिए, ये वाले वायर्स. एंड ट्राई टू फाइंड काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. और इसकी मदद से हम लोग काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे मटेरियल का. ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो. मतलब एक लैम्प को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? तो बैटरी चाहिए, वायर्स चाहिए, यही सब चाहिए होगा. दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी. और अब हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे. किसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग? तो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ग्रुप करना. अब हम यहाँ पे थोड़ा अपने नोट्स पे आओ, इसको हटाओ. हाँ, नोट्स पे आओ. यहाँ नोट्स पे आने का, चलो करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, क्लासीफाई किन में करेंगे? तो क्लासीफाई देखो किन में करेंगे. क्लासीफाई करेंगे हम मेटल्स और नॉन की जगह मैं NM लिख रही हूँ, नॉन मेटल्स. ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करेंगे. अब यहाँ मेरे नेक्स्ट पेज पे आओ. ये देखो, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं बताती हूँ. जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं कंडक्टर होते हैं मेटल्स.
अब ये कंडक्टर क्या होता है? गुड क्वेश्चन। ठीक है, कंडक्टर ऐसा चीज होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो मेटल्स है वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये वाला जो पैराग्राफ हमने देखा वो पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटल्स का एग्जाम्पल। मेटल्स का एग्जाम्पल क्या होता है? तो होते हैं एल्यूमिनियम, स्टील, मैं कुछ ही बता रही हूँ, होते तो बहुत हैं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेटल्स हो गया, मेटल्स हमारा मेटल्स ख़त्म। हम नेक्स्ट आएंगे नॉन मेटल्स पे, NM जिसको मैंने लिखा था, नॉन मेटल्स पे जो कि होते हैं इंसुलेटर। अब आप इंसुलेटर का मतलब समझ ही गए होंगे, जो कि क्या, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? तो इंसुलेटर्स आर those material which does not produces electricity। ठीक है, तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सिंपल, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लो यार, which do not produce electricity। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स एंड देन हम वापस एनसीईआरटी पे चलेंगे। हाँ, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं प्लास्टिक, और ऐसे कोई भी जो कि शाइनी ना हो, जैसे वुड। जैसे मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो शाइनी होते हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनमें एक प्रॉपर्टी होता है सोनोरिटी का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो। और नॉन मेटल्स जैसे इसका उल्टा होता है, जो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं और जो शाइनी भी नहीं होते। तो प्लास्टिक शाइनी नहीं होता, वुड शाइनी नहीं होता, पेपर। तो ये सब क्या है, हमारा नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है। बस अब एनसीईआरटी पे आते हैं। यहाँ देखो कहाँ थे हम लोग। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने किस बेसिस पे ये जो मैंने क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग होता है किसी भी, जैसे कि मेरे पास 4 चीज़ें हैं, और वो 4 चीज़ें एकदम नहीं, मान लो मेरे पास 10 चीज़ें, ठीक है, उनमें से जो 5 चीज़ें हैं वो एक जैसी है और जो दूसरी 5 चीज़ें हैं वो एक जैसी है। तो मैं दोनों का ग्रुप बना दूंगी, मैं क्लासीफाई कर दूंगी दोनों को। 5 जो है वो अपने एक ग्रुप में रहेंगे और जो 5 एक जैसे है वो अपने ग्रुप में रहेंगे। तो इसका मतलब हो गया, ये मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया दोनों चीज़ों का। ठीक है, और यहाँ पे हम किस चीज़ को क्लासीफाई करें, मटेरियल्स को क्लासीफाई करें उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया, और बाकी ये सब ज़रूरी नहीं है, यू कैन रीड इट।
नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ है बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स, वाटर, फ्रूट्स राइपन, रॉक ब्रेक्स इनटू पेबल, रॉक मतलब बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर में पेबल्स मतलब छोटे पत्थर। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, मतलब कि ये चेंजेस किस किस टाइप के चेंजेस है। तो सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड, मतलब कि ये हीट की वजह से होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न है कि ये व्हाट चेंजेस आर दीज, तो ये चेंजेस हैं हीट के वजह से जो चेंजेस होते हैं। वी लुक एट हाउ हीट फ्लोज, मतलब कि कैसे हीट का फ्लो हो रहा है, कैसे गर्माहट का फ्लो हो रहा है। वेदर इट इज़ मेल्टिंग ऑफ एन आइस, तो आइस क्यों मेल्ट कर रहा है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आइस क्यों मेल्ट कर रहा है, तो वो रूम टेम्परेचर पे उसको गर्मी मिल रही है, हीट मिल रही है, हीट का फ्लो हो रहा है, इसीलिए वो मेल्ट कर जा रहा है। एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो इतने बड़े बड़े बर्फ के पत्थर है, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, वो क्यों मेल्ट कर रहे हैं, तो गर्मी की वजह से कर रहे हैं। वाटर ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विथ हीट फ्रॉम द सन इट इवापोरेट्स, और इवापोरेशन की मदद से हो रहा है ये सब। ठीक है, इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और ये 6 में भी आपने पढ़ाया हुआ है। बट हाँ, ये देखो यहाँ पे कुछ दिखाया है, ये इवापोरेट हो रही है चीज़ें। तो इवापोरेशन की मदद से जो पानी है वो सूख जाता है कहीं पे। जैसे एक अगर कोई गड्ढा है, एक उसमें पानी था कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी, पर वो सन की मदद से वो सूख गया। तो वो क्यों सूख गया, क्योंकि जो सन की हीट से उस पानी को उस हीट ने अब्जॉर्ब कर लिया एंड वो जगह सूख गई, तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। जब पानी सूखने लगता है, पानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। नेक्स्ट पेज। However, it isn't just changes in materials, और सिर्फ changes materials में नहीं आते हैं, पर there is hidden changes in water that we do not see. water में कुछ hidden छुपी हुई बदलाव आते हैं जो हम देख नहीं पाते। एज वी ग्रो आवर बॉडीज चेंज एज वेल, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, मतलब स्पेशली जब हम टीनेज में होते हैं, मिडिल स्कूल में होते हैं, तो हमारी बॉडी ज़्यादा रैपिडली चेंज करती है। ठीक है, नॉट जस्ट ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल, और ये इनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं कि एक टॉडलर से आप अडल्ट बनते हो, फिर देन आप सीनियर सिटीजन बनते हो, तो ये सिर्फ ह्यूमन का लाइफ प्रोसेस नहीं होता है, ये एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, जो कि सर्वाइवल मतलब कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीद एंड ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, ब्लड को सर्कुलेट करना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन पूरी आपकी बॉडी में फैलाना होगा, आपको सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, वाई एनिमल्स अलोन डोंट प्लांट ऑल्सो नीड टू ग्रो, और प्लांट भी ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस करते हैं। हाउ डू दे गेट फूड, मतलब कि उनको फूड कहाँ से मिलता है, वो सांस कैसे लेते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे साइंस में। ओवर दिस टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व ऑन प्लानट अर्थ, मतलब कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो इवॉल्व कर गया है, मतलब चेंजेस आए हैं उनमें। इवॉल्व मतलब कंटिन्यूस चेंज आया है उसमें, प्लानट अर्थ में। इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटिफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। बट व्हाट इज़ द टाइम। अच्छा, अब टाइम का हम पता कैसे करते हैं, तो पहले के ज़माने में ये क्लॉक वगैरह तो होता नहीं था। पहले के ज़माने में लोग सन के मदद से टाइम का पता करते थे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल क्लॉक एरा, द पोजिशन ऑफ द शैडो वुड टेल द टाइम, और जो सन की मदद से जो एक इंसान का शैडो बनता था,
या किसी भी चीज़ का शैडो बनता था, उसकी मदद से टाइम का पता किया जाता था। कोई क्लॉक नहीं होता था उस एरा में, ठीक है, मतलब उस ज़माने में। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल द टाइम, मतलब ये सिर्फ टाइम देखने के लिए लाइट और शैडो यूजफुल नहीं होते थे, बल्कि ये आज के टाइम में लाइट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आपने सोलर पैनल्स का नाम सुना होगा, ठीक है, तो हम सनलाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट 2 पेजेस बचा हुआ है। यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, आस्किंग क्वेश्चन एंड मोर अबाउट लाइट हैज़ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, परहैप्स लर्निंग अबाउट इट लेटर लाइट एंड शैडोज आर जस्ट लिमिटेड टू अस एंड होम, आर नॉट जस्ट लिमिटेड, मतलब कि लाइट और शैडो सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं है, ये आउटर स्पेस में भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो अर्थ में ये शैडो बन रहा है, ये सन की मदद से बनता है। जब जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन करती है और रोटेशन करती है सन के अराउंड, तो जब अर्थ का सामने वाला हिस्सा जो सन पे पड़ता है वो लाइट होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा रहता है वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है, और तब नाइट हो जाता है, और इधर वाला साइड में डे हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है शैडो, इसको शैडो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरफ पे सनलाइट नहीं पड़ती है, इसीलिए ये तरफ लाइट हो जाता है, सॉरी डार्क हो जाता है, नाइट हो जाती है इस तरफ में। इवन द अर्थ एंड द मून कास्ट शैडो, और अर्थ और मून भी कास्ट शैडो कास्ट करता है, और मून भी कास्ट करता है शैडो, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स, और एक फिनोमिना ये लोग क्रिएट करते हैं, एक टर्म क्रिएट करता है, एक टर्म है फिनोमिना, मतलब एक टर्म क्रिएट करता है जो कि है एक्लिप्स का phenomena. And of course we have day and night that depends upon receiving light from the sun. To understand all this we need to know the earth rotates around the sun and the consequences of this movement of this planet. जो मैंने अभी बोला वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। एक्लिप्स का डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है बुक में, बट आप चाहो तो मेरे डिटेल वाले लेक्चर में जाओगे तो मैंने उसमें अच्छे से एक्लिप्स के बारे में पढ़ाया है। बाकी कुछ एनसीईआरटी में है नहीं आपका, तो आपको एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर एक्लिप्स, पर अगर पूछा जाए तो यही लिख देना है कि अर्थ एंड मून कास्ट शैडोज एंड दैट लीड्स टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स, जो एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्लिप्स भी होते हैं, पर वो उनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि बुक में कहीं उनके बारे में मेंशन नहीं है, बट हाँ टाइप्स ऑफ एक्लिप्स भी होते हैं। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर यू विल फॉलो अलॉन्ग द सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड डू फन एक्सपेरिमेंट। एंड अब ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में करवा भी रखा है, चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये यहाँ से पूरा पैराग्राफ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, जो मेरे लास्ट लेक्चर में आपको मिल भी जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है लास्ट लेक्चर में। तो हमारे चैप्टर का समरी यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। बस यहीं तक हमें पढ़ना था, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से पूरा ये हैप्पी एक्सप्लोरिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट्स इट। बाकी इस क्लास का नोट्स मैं आपको यहाँ दे दूँगी, बताती हूँ कहाँ पे, ये वाला टेलीग्राम पे, यहाँ पे देखो सारा कुछ आपको मिल जाता है, सारे नोट्स। ये इसको यहाँ से इस स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं।